नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सपा के मिल्कीपुर के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव को लेकर आंदोलन की चेतावनी के बाद सियासी हड़कंप मच गया है। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। मिल्कीपुर उपचुनाव तो संपन्न हो गया है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां चुनाव आयोग को सफ़ेद कपड़ा भेंट करने की बात कही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जिला पंचायत पति प्रदीप यादव की 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी को लेकर बड़ा अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर बरामद नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दावा किया था, लेकिन इन दावों के बीच समाजवादी पार्टी ने सैकड़ों शिकायतें चुनाव आयोग से किया। चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन इसके बाद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग मर चुका है, उसे सफ़ेद कपड़ा भेंट करेंगे। उनका इशारा साफ है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं अपने कामों के प्रति सजग नहीं रहा है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, इसको लेकर भी सपा प्रमुख ने बयान दिया। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के जिला पंचायत पति प्रदीप यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि प्रदीप यादव 24 घंटे के अंदर सकुशल घर नहीं पहुंचते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा पूरी तरह से हाई रहा। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, यह कब थमेंगे, यह दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली से है, जहां अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब भी दिया। क्या कुछ कहा विदेश मंत्री ने, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। अमेरिका से अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में जवाब दिया। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि यदि कोई नागरिक विदेश से अवैध रूप से पाया जा रहा है या पाया जाता है, उसे बुलाना सभी देशों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हम यह भी सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका सरकार से संपर्क कर रहे हैं कि निर्वासितों के लिए किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। लोगों को हथकड़ी लगाए जाने पर मुद्दे पर विदेश मंत्री ने कहा कि अवैध लोगों को हथकड़ी लगाना अमेरिका की पॉलिसी है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस आए, हमारे पास इन लोगों की सूचना थी, हम ही हैं कि जिन्होंने इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि की। जयशंकर ने कहा कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह कोई पहला मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जो पहले भी होता रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ बैठे और पता लगाए कि वह अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की तरफ से निर्वाचन का आयोजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। आईसीई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान द्वारा निर्वाचन का एसओपी जो 2000 से प्रभावी है। हमें आईसीई द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां मेट्रो की रफ्तार पतंग या मांझे से रुकने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। लखनऊ में पतंग या चाइनीज मांझे से मेट्रो की रफ्तार रुकी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। मुंशी पुलिया से अमौसी तक मेट्रो रूट पर पतंगबाजी पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके अगर पतंगबाजी की गई और मेट्रो
पर इसका प्रभाव पड़ा तो सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह फैसला मेट्रो प्रशासन ने लिया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में मेट्रो के रूट पर पतंगबाजी के चलते और चाइनीज मंझे की वजह से मेट्रो की रफ्तार थम जाती है, जिसको लेकर मेट्रो प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और साथ ही साथ चेतावनी भी दिया है कि अगर मेट्रो रूट पर पतंगबाजी या मंझे से मेट्रो की रफ्तार रुकी तो सीधे तौर पर एफआईआर किया जाएगा और गिरफ्तारी भी की जाएगी। साथ ही साथ मेट्रो प्रशासन ने यह भी कहा है कि मुंशी पुलिया से लेकर अमौसी एयरपोर्ट तक मेट्रो रूट पर किसी भी तरह की पतंगबाजी नहीं होगी और ना ही चाइनीज मंझा इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से सुरक्षा कारणों के चलते मेट्रो प्रशासन ने यह फैसला लिया है, इससे कहीं न कहीं मेट्रो के संचालन में कोई व्यवधान भी नहीं आएगा और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होगी। तो इससे कहीं न कहीं जो पतंगबाजी चाइनीज मंझे के जरिए की जाती है, इस पर भी पूरी तरह से अंकुश लग सकता है। फिलहाल मेट्रो की सुरक्षा के लिए मेट्रो प्रशासन का यह कदम कहीं न कहीं सराहनीय भी कहा जा रहा है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर आगरा से है, जहां महज 24 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा हो गया। क्या कुछ है पूरी घटना, बता रहे हमारे सहयोगी जीशान अहमद। आगरा में अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद आगरा पुलिस को ज्यादा समय तक चकमा नहीं दे पाते हैं। वहीं आगरा पुलिस कुछ ही घंटों में ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर देती है। दरअसल पूरा मामला आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां पर एक दुकान का शटर तोड़कर उस दुकान में 2 शातिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और कई टीमों का गठन किया गया। सिकंदरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया है। दोनों शातिर चोर जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके कब्जे से 42,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। एक कार भी पुलिस ने बरामद की है। अन्य फोन और चोरी करने में जो इस्तेमाल करते हैं वो चोरी के तमाम सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आगरा पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कौन कौन से हैं वो प्रस्ताव, बता रहे हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ में संपन्न हुई। रात होने के कारण कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और आज सुबह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी दी। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें एक प्रस्ताव को छोड़कर 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इन प्रस्तावों में सबसे जो अहम प्रस्ताव है जिसे मंजूर किया गया है वो है 2025-26 की आबकारी नीति, जिसके चलते 7 साल बाद एक बार फिर से ई टेंडरिंग के लॉटरी के थ्रू इस बार दुकानें अलॉट होंगी। साथ ही आपको बता दें तमाम ऐसे मॉडल शॉप भी खोले जाएंगे जहां पर देसी शराब, विदेशी शराब और बियर एक ही दुकान पर मिलेगी। आपको बता दें सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष लगभग 60,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आबकारी विभाग से खजाने में आ सके। उसके साथ ही किसानों के लिए भी कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। जो गन्ना बोने वाले किसान हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 20 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उसे पास किया गया है। और इसके साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कि लखनऊ में स्थित है, वहां पर क्योंकि कई जनपदों से मरीज आते हैं और वहां पर लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसके चलते 500 बेड का ट्रामा सेंटर बनाने के लिए भी बजट पास हो गया है। आपको बता दें
कि इस कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति और जो गन्ना किसानों के लिए जो प्रस्ताव मंजूर किया गया है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि सरकार ने गन्ना सत्र शुरू होने से पहले भी 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया था और अब एक बार फिर किसानों को खुशखबरी दी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 20 फरवरी को वह योगी सरकार का बजट पेश करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर अलीगढ़ से है, जहां इगलास पुलिस ने अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ हुई है कार्रवाई, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। इगलास पुलिस टीम के द्वारा इगलास क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई की है, जहां इगलास पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस ने मौके से 2 राइफल, 1 तमंचा और करीब आधा दर्जन से अधिक अर्ध बने हथियार बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए एएसपी और क्षेत्र अधिकारी इगलास दीक्षा बाबरे अरुण के द्वारा बताया गया, पुलिस को मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जो एसएसपी के निर्देश पर दिया गया है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस के द्वारा इगलास क्षेत्र के गांव अमेठी में कार्रवाई की, जहां बम्बे के पास एक फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जहां से पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आधा दर्जन से अधिक अर्ध बने हथियार बरामद किए, साथ ही 2 राइफल और 1 तमंचा भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि फैक्ट्री से भारी तादाद में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इधर पूरे मामले में एसपी के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया गया कि पुलिस लगातार मामले में छानबीन करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी लोधा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी थाना इगलास क्षेत्र का ही बताया गया है। इधर एसपी के द्वारा जानकारी देते हुए ये भी बताया गया कि ये लोग लोकल ही क्षेत्र में अवैध हथियारों की बिक्री किया करते थे। आसपास के क्षेत्रों में हथियार बनाने के बाद उनको बेचने का कार्य करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। खबर देहरादून से है, जहां नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद कल शपथ ग्रहण करेंगे। क्या कुछ हुई है कार्रवाई, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। के अंदर हाल ही में निकाय के जो चुनाव हैं वो संपन्न हुए हैं और जिसके बाद राजधानी देहरादून की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी थे सौरभ थपलियाल, उन्होंने जीत हासिल की है और जीत हासिल करने के बाद अब देखिएगा कि जो नगर निगम की शपथ ग्रहण है, यानी कि छोटी सरकार बनने का जो पूरा प्रक्रिया है वो कल शुरू हो जाएगी। यानी कि कल शपथ ग्रहण होगा और सभी पार्षद और जो मेयर प्रत्याशी थे यानी कि जीत हासिल की है वो कहीं ना कहीं कल शपथ लेंगे। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो राजधानी देहरादून के वार्ड हैं वो 100 वार्ड हैं और 100 पार्षद यहाँ से चुने गए हैं, जिसमें लगभग 65 पार्षदों के साथ निगम में जो है बोर्ड बीजेपी का बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जो 22 पार्षद हैं वो कांग्रेस के जीत के आए हैं और इसके साथ ही 13 पार्षद निर्दलीय जीते हैं। तो कहा जा सकता है कि एक पूरा बोर्ड कहीं ना कहीं बीजेपी ने मजबूती के साथ राजधानी देहरादून में बनाया है और कल सभी पार्षद और मेयर पद की जो शपथ है वो शपथ लेंगे। और इसके बाद आप देखिएगा कि क्योंकि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं सौरभ थपलियाल के द्वारा भी किए गए थे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि शपथ के बाद किस तरीके से उन वादों को पूरा करते हैं। क्योंकि जो देहरादून है उसको पुराने स्वरूप में लाने की बात सौरभ थपलियाल की तरफ से की गई थी, लेकिन अब जनता कहीं ना कहीं उनसे सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर जो एक तरीके से कहा जाए कि जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था और जिसमें कई वादे उन्होंने जनता से किए थे, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि जो 5 साल सौरभ थपलियाल को मिले हैं वो किस तरीके से पूरे करते हैं और क्या जो वादे किए थे उनको किस तरीके से पूरा किया जाता है। लेकिन वही देखेंगे शपथ ग्रहण से पहले जो तैयारियां हैं वो नगर निगम में शुरू हो चुकी हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि नगर निगम एक बार फिर सज धज कर तैयार है और नया मेयर अब राजधानी देहरादून को मिल चुका है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कैबिनेट और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने रोड शो किया। क्या कुछ रही तैयारी, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। आज पहले चरण में 11 फरवरी को प्रथम मतदान होने में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा आज रोड शो किए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तथा उन्होंने बदल संकल्प पत्र घोषित किए। 20 मुद्दों पर उन्होंने आम आदमी को रिझाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि महिलाओं को रिझाने का प्रयास भाजपा द्वारा बिल्कुल किया गया, जहां पर संपत्ति कर पर 25% की छूट दी गई, वहीं पर हमारे महिलाओं को अटल आवास में प्राथमिकता दी गई है तथा बाजार में किसी प्रकार का बहुत पिंक टॉयलेट बनाने का ये वादा किया गया है और फ्री में सैनिटरी नैपकिन देने का वादा किया। और वहीं महतारी वंदना में जो छूटे हुए महिलाओं को भी 1,000 रुपये देने का वादा किया गया है। इसी साथ तालाब का सौंदर्यीकरण, स्वच्छ जल देने के लिए भी वादा किया गया है। और उसके बाद भीड़ भाड़ इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और टैक्स में लगभग 10% की आपको छूट दिएगी। जो रेगुलर जो टैक्स समिति का जो देगा, जो 1 से 7 तक उसे 10% छूट दिया जाएगा। उसके बाद इस प्रकार के लोक लुभावने 20 मुद्दे भाजपा की ओर से आज टंकराम वर्मा जो यहाँ के बलौदाबाजार के विधायक भी हैं और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने आज भाजपा कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी अब के सुशासन के चलते हमने हर जो वादा किया हमने पूरा किया है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो और अभी नगरीय निकाय में होगा। हम हर वादों को पूरा करने के लिए ये हमारा संकल्प पत्र है। इसी प्रकार हमारे जिस प्रकार से नगर पालिका में जो लोक लुभावने वादे किए गए हैं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, स्वच्छ मिशन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। निश्चित ही कि ऐसे लोक लुभावने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो वादे जो भाजपा द्वारा किया गया है और उनको जो आने वाले नगरीय चुनाव में निश्चित फायदा होगा। मैं इंडिया वाइज के लिए बोला जाए प्रदीप मैसी। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के बाहर आउटसोर्सिंग बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन क्या है विरोध का कारण, बता रहे हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी। पावर कॉरपोरेशन मध्यांचल लखनऊ के विभाग में आउटसोर्सिंग बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश से जिले भर के आए कर्मचारियों ने वहां पे किया धरना प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी मौजूद। आपको बताते चले, उनका आरोप है कि 55 वर्ष की आयु में इस विभाग में हमारी छटनी की जा रही है और हमको निकाला जा रहा है। वहीं बात करें तो इनके नेता ने भी ये भी कहा कि हम इतने सालों से इसमें सेवा दे रहे हैं और हमको 55 साल की आयु का हवाला दे के निकाला जा रहा है। लेकिन बात करें तो अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस विभाग में कौन सी कार्रवाई करते या नहीं करते, जिस तरह से बिजली विभाग के इन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। राजधानी लखनऊ। खबर बलौदाबाजार से है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। कांग्रेस का मोर्चा संभालने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार में रोड शो करेंगे अथवा आम सभा को संबोधित करेंगे। आगरा बलौदाबाजार जिले में भूपेश बघेल के द्वारा कसडोल में और बलौदाबाजार में रोड शो और आम सभा का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए भूपेश बघेल स्वयं कमर कसे हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में घूम कर वो रोड शो कर रहे हैं और भाजपा के द्वारा जो विफलता है उसको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के शासन में जिस तरीके से लोगों के साथ जमीन दी गई, पट्टे दी गए, उसको पुनः देने का पट्टा देने की बात की जा रही है। वहीं और जिस प्रकार से कांग्रेस भाजपा द्वारा बिजली बिल जो माफ का था वो मुद्दा का इस वक्त कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से आम लोगों को रुझा रही है और गरीबों को जो निःशुल्क जो चावल की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था को भी कांग्रेस उसको अच्छे से बनाना चाह रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब नगरीय निकाय चुनाव में भी अपने 20 मुद्दे दिए, जैसे स्वच्छ पानी है, स्वच्छ नगर है, सौंदर्यीकरण है, ऐसे मेन मुद्दे हैं तथा महिलाओं को अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की बात अपने घोषणा पत्र में की गई है। उसी बात को लेकर आज भूपेश बघेल बलौदाबाजार आ रहे हैं और आम सभा संबोधित करके अपने जो कांग्रेस का जो एजेंडा है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का उसको बताएंगे और देखते हैं कि कांग्रेस के संकल्प पत्र और या भाजपा के संकल्प पर कौन किसको प्रभावित करता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित है कि आने वाला चुनाव बहुत ही कठिन है। मैं इंडिया वाइज के लिए ब्लॉगर। खबर भिलाई से है, जहां दुर्ग पुलिस ने शासकीय जमीन का फर्जी रजिस्ट्री करवाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्या कुछ है खबर, बता रहे हमारे सहयोगी श्रीकांत दास।
पुलिस ने शासकीय जमीन का फर्जीवाड़ा कर जमीन रजिस्ट्री करवाकर बेचने का मामला का भांडाफोड़ किया है। पूरा मामला फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हुआ है, जिसमें दुर्ग पुलिस ने अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की हुई है। आपको पता चले कि पूरे मामले का भांडाफोड़ करते हुए दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि वैशाली नगर थाना क्षेत्र के बाबादीसी नगर के पास शासकीय जमीन थी, जिसे फर्जीवाड़े तरीके से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस एवं फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी नायब तहसीलदार के सील के द्वारा ऋण पुस्तिका बनाया गया और उस ज़मीन को एक ग्राहक तलाश करके उसे बेच दिया गया। जब उस ज़मीन पर दूसरे के द्वारा जब बाउंड्री वॉल किया गया, तब खरीदार के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई, तब उसे शासकीय ज़मीन होने का पता चला, जिसकी शिकायत खरीदार ने दुर्ग तहसीलदार के पास किया। दुर्ग तहसीलदार क्षमा यदू ने जब मामले की जांच पड़ताल की, तब मामला फर्जीवाड़ा तरीके से ज़मीन बेचने और फर्जी दस्तावेज के सहारे सारा चीज़ का मामला उजागर हुआ, जिसे लेकर के तहसीलदार क्षमा यदू ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसे दुर्ग पुलिस ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ। वहीं पूरे फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड एम धनराजू एवं संतोष नाथ अभी तक फरार है और अभी तक दुर्ग पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार के द्वारा बजट सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में करने के निर्णय पर अब सियासत तेज होने लगी है। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। सरकार के बजट सत्र को लेकर सियासत काफी गर्माने लगी है, क्योंकि सरकार ने इस बार बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने का निर्णय लिया है, जिसमें 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच बजट सत्र को देहरादून में पेश करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। जबकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार ने जो वायदा गैरसैंण में किया था, सरकार की तरफ से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वायदा पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार ने जो बजट सत्र गैरसैंण में कराने का जो वायदा किया था, उसे अब सरकार भूल चुकी है। अब यही वजह है कि सरकार गैरसैंण नहीं जाना चाहती है और सिर्फ बजट सत्र को सिर्फ देहरादून में कराकर गैरसैंण के नाम पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। विपक्ष के सवालों के जवाब में, विपक्ष के आरोपों के जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ तकनीकी पहलुओं को सामने रखने का काम किया जा रहा है, जो विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और ये कह सकते हैं कि अब इसी मुद्दे पर सियासत काफी गर्माने लगी है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब 18 फरवरी से सरकार का बजट सत्र शुरू होगा, तो सरकार इस मुद्दे पर खिड़की नजर आएगी। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरने का काम करेगा। सरकार के खिलाफ ये कह सकते हैं कि विपक्ष की में जनता का समर्थन भी उन्हें मिलने लगा है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली से है, जहां अमेरिका ने भारतीयों को बेड़ियां पहनाकर वापस भारत भेजने पर विपक्ष ने संसद के बाहर जमकर हंगामा किया। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। रिपोर्टर लाइव में अभी के लिए बस इतना ही बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।